नमस्कार दोस्तों इस दौर में विपक्ष को साधना है या फिर खुद को बचाना है। बीते 10 साल की राजनीति के भीतर आपने ये दोनों बातें कभी भी सुना नहीं होगा। हाँ, विपक्ष को निशाने पर लेने की परिस्थितियां जांच एजेंसियों के माध्यम से जरूर इस देश में शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री तक को भी जेल जाना पड़ गया और इस भारत देश के तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट भी सीबीआई और ईडी के फाइलों के भीतर दर्ज होती चली गई, जो कि पूरी लिस्ट इस भारत देश में सुप्रीम कोर्ट तक को सौंपना पड़ गया। लेकिन बात है कि बीते 10 सालों की राजनीति के भीतर जो कुछ भी हुआ, मौजूदा समय में आप उसको एक पल के लिए यदि भूल जाएं तो फिर ये राजनीतिक के तौर तरीके बिल्कुल एक नए रास्ते की तलाश कर चुकी है। इन सारे रास्तों के मतलब ये भी नहीं होता कि विपक्ष को अब कैसे इस दौर में बांधा जाए। सवाल उठता है सबसे बड़ा ये कि क्या खुद को कैसे इस दौर में बचाया जाए, और इस पूरे बचाने की प्रक्रिया के भीतर क्या मौजूदा सरकार कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, यानी ये कहे कि कहीं ज्यादा कड़े कदम उठाने की दिशा में वो आगे बढ़ जाएगी। ये सारे सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है और हर किसी को इस दौर में परेशान भी कर रहा है। कहीं ना कहीं ये मौका भी दे रहा है। परेशान तो इस देश के नौकरशाह भी हैं जिनको एक बात समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सच में इस देश में लगातार राजनीति को साधते हुए अपनी कुर्सी को बचाने रखने की पूरी प्रक्रिया के साथ ही इस भारत देश की पॉलिसी बनती है और चलती है। कल एक कैबिनेट की बैठक होती है। इस भारत देश के भीतर कॉरपोरेट का योगदान मौजूदा सरकार के साथ कितना मजबूत है, ये किसी से इस देश में छुपा हुआ नहीं है। और यूं कहे कि अब नया सवाल ये उठता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या फिर इस भारत देश के भीतर कोर सेक्टर हो जो 8 क्षेत्रों को घेरता है, यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में शेयर बाजार का ही बात क्यों ना हो, लेकिन इन सब से अलग हट करके इस भारत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का रास्ता सरकार ने कॉरपोरेट के लिए पकड़ लिया है। और जो रकम जो कैबिनेट ने पास किया था कल, वो करीब 50,655 करोड़ रुपए की होती है। यानी ये कहे कि एक पहली किस्त होती है, यानी एक पहला कदम होता है जो कि कॉरपोरेट के लिए एक अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को बनाने के दिशा में मौजूदा सरकार कदम उठाता है। और उसके भीतर भी खास तौर पे अगर बात करें तो सड़क और पुलों का जिक्र होता है। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीते 10 वर्षों में खड़ा हुआ, वो कैसे प्राकृतिक आपदाओं के सामने ढहते हुए और गिरते हुए खुलकर नजर आया। कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत इस दौर में निकल करके आई। क्या किसी ने इस बात को जानने की कोशिश किया कि हिमाचल के भीतर जो अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीके से जो कॉरपोरेट जिस कंस्ट्रक्शन के भीतर लगे थे या जिन प्रोजेक्ट के अंदर लगे थे, क्या उनका भी कोई योगदान है? जो हिमाचल के भीतर त्रासदी हुआ, इसी दौर में जो वायनाड के भीतर हुआ, उन सारे परिस्थितियों को लेकर के तो लगातार केंद्र सरकार केरल सरकार से दो हाथ कर रही कि हमने आपको जानकारी दिया था। लेकिन ऐसे में इस भारत देश के भीतर में 12 ऐसे भी राज्य हैं जहां पर प्राकृतिक आपदाओं ने बरसात के ही शक्ल में सब कुछ धो डाला, सब कुछ बहा डाला। तो क्या ऐसे में मौसम अनुकूल इस भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, मौसम के अनुकूल नहीं होता है? जी नहीं, इस भारत देश के भीतर कॉरपोरेट का योगदान राजनीतिक तौर पे होता है। एक पहला सवाल अपने मन में आप उतार लीजिए। फिर अगला सवाल होता है कि इस भारत देश के भीतर जब कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, ध्यान दीजिएगा, उस समय मणिपुर के भीतर हिंसा शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। चुनाव प्रचार छोड़ करके प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। एक दिन के लिए उस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां मीटिंग करने एक दिन के लिए जरूर गए, लेकिन वहां 24 घंटे के भीतर वहां से वो वापस लौट भी आए। और वहां से पूरे साल बीत जाता है, फिर एक और वर्ष बीत जाता है, लेकिन परिस्थिति प्रधानमंत्री की कभी ऐसी बनी ही नहीं कि वो मणिपुर जाए। इस भारत देश के भीतर प्राकृतिक आपदा से 300 से अधिक लोगों की मौत एक जगह पे हो जाए, जी हाँ, और वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ना जाए, तो इस भारत देश के भीतर में हिमाचल जैसे राज्य में जहां पर मौतों का सिलसिला इस दौर में अलग अलग तरीके से घटनाओं के साथ जुड़ करके बाहर निकल के आ रहा है, वहां पर भी केंद्र सरकार की मौजूदगी इस रूप में है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी किस रूप में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है। तो ऐसे में जो एक सवाल होता है कि पहला सवाल कॉरपोरेट का होता है, वहां पर अगला सवाल ये होता है कि इस मौजूदा समय में राहुल गांधी तमाम जगहों पर क्यों पहुंचते हैं, क्यों जाते हैं? क्या उनके जाने से स्थितियां अनुकूल हो जाती है, जबकि पैसा केंद्र सरकार को ही देना है?
इस भारत देश के भीतर में तमाम त्रासदियों को रोकने के लिए जो भी निर्णय, जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे वो केंद्र सरकार को बड़े निर्णय फैसले लेने हैं। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार वहां पर अपनी आंखों से देख पाने की स्थिति में मौजूदा समय में नहीं है और रिपोर्ट के आश्रय और आंकड़े के आश्रय वो कदम उठा रही है। तो दूसरा संदेश यहीं से निकलता है कि आखिर इस भारत देश के प्रधानमंत्री आखिर है कौन। और इससे जुड़ा हुआ तमाम बातें हैं। जो एक और ऐसी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपके साथ साझा करना चाहिए कि इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक दौर पे बसते हुए उस जगह पे जरूर भाषण दे रहे हैं जहां पे बंद कमरे में होता है, लेकिन सार्वजनिक जगह पे नहीं देते हैं। आज भी वो कह रहे थे कि भारत के एक वक्त की परिस्थिति ऐसा थे जब भारत में अनाज की संकट थी। अब दुनिया के अनाज के संकट को पूरा करने के लिए भारत ही दुनिया का एकमात्र देश बन गया। यानी ये कहे कि इन सारे बातों को लेकर के अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे आसपास में अगला सवाल क्या उठता है? कहीं अगला सवाल ये तो नहीं होता है कि इस भारत देश के गृह मंत्रालय इतना ज्यादा इस दौर में सक्रिय हो गया है कि अब उसको इस बात का समझ आ गया है कि बतौर गृह मंत्रालय इस भारत देश के भीतर में विपक्ष की राजनीति को साधा जा सकता है और निशाने के ऊपर पूरा विपक्ष इस दौर में आकर के खड़ा है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। यानी ये कहे वक्त बहुत कम इसलिए भी क्योंकि 3 महीने के बाद जब जिन सारे राज्यों के भीतर चुनाव होने हैं उन सारे चुनाव प्रचार के और चुनाव परिणाम का असर जो केंद्र के ऊपर पड़ेगा। केंद्र पर अगर उसका असर कोई पड़े तो उससे पहले कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा कदम अगर केंद्र सरकार उठा ले तो फिर ऐसे में सबका ध्यान उस दिशा में आगे बढ़ जाएगा या फिर इंडिया उससे टूट जाएगा। यानी ये कहे कि वहां पर भी दो राहें पे मौजूदा सरकार आकर खड़ी होती है। ऐसे में राहुल गांधी की अपने को लेकर के चिंता की कि कहां पर छापा पड़ेगा। उससे आगे की लकीरें ये होती है कि इंडिया गठबंधन के भीतर जो 2 राज्य है, खास तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र, जहां पर चुनाव विधानसभा के होने हैं नवंबर के महीने में, वहां पर शरद पवार का भी नाम जांच एजेंसी के लिस्ट में होता है। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम होता है, जांच एजेंसी की फाइलों में दर्ज होता है। और दोनों जगहों की अगर पूरी सियासत को ये बात बताने लगी है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दोनों राज्यों में बड़ी मुश्किल है। अगर इन दोनों राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है इस विधानसभा चुनाव में, वहां पर कोई दूसरा चेहरा है नहीं सिवाय इस भारत देश के प्रधानमंत्री के, और उसी आश्रय भारतीय जनता पार्टी है और उसी आश्रय भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता होंगे जो कि चुनाव मैदान के भीतर होंगे, जिनको टिकट मिलेगा। और ऐसे में पहले राउंड में जानकारी जो निकल कर के आती है उसमें सभी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख अभी भी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर कहीं ज्यादा है। लेकिन ये माने कि यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर कोई ये बात कह पाने की स्थिति में मौजूदा वक्त में है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हट करके कोई दूसरा चेहरा इस देश में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये चेहरा चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन इस घटनाक्रम के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शरद पवार उस रूप में मजबूत नहीं थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं कहे बल्कि ये कहे कि गृह मंत्री, जैसे गृह मंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, इस देश में करप्शन का जो धारा निकलती है वो तो शरद पवार के जरिए ही निकलती है। और उसके बाद शरद पवार ने अमित शाह को यानी गृह मंत्री को तरीपार कहते हुए इस बात का जिक्र कर दिया था कि किस शख्स को बोलने की ताकत कैसे मिल गई और एक गृह मंत्री कैसे देश का बन गया। यानी इन तीनों 4 सवाल के भीतर पूरे कॉरपोरेट का लॉबी है, प्रधानमंत्री की परिस्थितियां उनकी पहल है, उनकी बराबरी राहुल गांधी का घूमना है, और अगली परिस्थिति गृह मंत्रालय ने इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक पहल होती है। इन 3-4 बातों को लेकर के एक बातों को आज समझने की हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक तस्वीर को आप देखिए, आखिर वायनाड की एक तस्वीर आखिर डराती भी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अलग अलग आदिवासी समुदायों के भीतर या फिर ये कहे कि क्रिश्चियन और आदिवासियों के भीतर मणिपुर की जो पहली तस्वीरें उभर करके बाहर आई थी, उसने भी इस देश को हिला दिया था कि किस तरीके से इस देश में हिंसा हो सकती है। और दूसरी तरफ वायनाड की तस्वीर जहां पर राहुल गांधी कल घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, वहां पर क्या दिखाई पड़ता है कि जैसे पूरी सभ्यता ही जमीन ने छीन लिया है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल की लोकप्रियता है, फिर राहुल से जुड़े हुए सवाल दिल्ली को इसलिए भी मौजूदा समय में परेशान कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ खड़ी है। हरियाणा की राजनीति के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तर्ज पर, जिस अंदाज में लोकप्रिय हो चुके हैं और उनके बेटे जिस हिसाब से वहां पर अपनी यात्रा लगातार कर रहे हैं, उनकी सक्रियता ने दिल्ली के भीतर एक बेचैनी तो पैदा कर ही दिया है क्योंकि इसके बाद वो कौन से राज्य बचेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एटीएम हो। क्योंकि इस दौर में ध्यान दीजिएगा, सबसे ताकतवर राज्यों के भीतर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, और अगर उससे हट करके बात करें तो फिर तेलंगाना है, हरियाणा है। और अगर महाराष्ट्र और हरियाणा भी अगर छिन गया भारतीय जनता पार्टी के हाथ से, तो ऐसे में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना दक्षिण के 3 राज्य तो है ही नहीं, और यहाँ पर उत्तर भारत के भीतर या फिर दक्षिण भारत के भीतर से यदि परिस्थितियों को आप टटोलने की प्रयास कीजिएगा तो उसके बाद इस पूरे हिस्से के भीतर सिर्फ आपके पास एक उत्तर प्रदेश बचता है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर ऐसी कौन सी राजनीति साधी जाए इस दौर में जिससे कि उत्तर प्रदेश की जमीन भारतीय जनता पार्टी के लिए पुख्ता बन जाए, और रास्ता तो उसका भी कहीं ना कहीं टटोला जा रहा है। और अयोध्या को नए तरीके से परिभाषित समाजवादी पार्टी या फिर कहीं इंडिया गठबंधन के छत्रक या उनके दायरे में ही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं निकल पड़ी है। और इसके भीतर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल यदि अयोध्या पहुंचेंगे तो सवाल उसके आगे का है कि उस अयोध्या को लेकर के, जहां पर राम मंदिर और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र भारतीय जनता पार्टी जनवरी के महीने में करती थी, और उस दौर में वो कहती रही कि हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारी राजनीतिक जमीन, एक ही झटके में उसके भीतर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आ गया। दरअसल ये पूरा का पूरा परिवर्तन एक ही झटके में नहीं कहे, बल्कि ये कहे कि बहुत धीरे धीरे अब दिल्ली की मौजूदा सत्ता को परेशान कर रहा है, उनको बेचैन कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर अब बतौर प्रधानमंत्री इस भारत देश के भीतर कैसी है या फिर कैसी होनी चाहिए थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब तक ऐसे लगता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी चुनावी जीत की गारंटी है। जी हाँ, लेकिन इस चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर जब वो गारंटी ही डगमगाने लगी और जो नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संसद के भीतर से दे रहे थे, उन नारों के शक्ल में इस भारत देश की सच्चाई जब सामने निकल कर आने लगी, वो विकसित भारत को भी डराने लगा। क्योंकि इस दौर में आप ध्यान दीजिएगा, विकसित भारत का एक आंकड़ा अगर आप जान जाइएगा तो फिर आप हैरान हो जाएगा। इस देश के भीतर बीते 10 सालों में 15 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दिया। जी हाँ, पहले राउंड में यानी 2014 के चुनाव के बाद से 2019 के लोकसभा चुनाव तक, यानी ये कहे कि मार्च के महीने तक, 2019 से मार्च के महीने तक 6,70,000 लोगों ने अपनी नागरिकता भारत से छोड़ी। और 2019 से लेकर के बीच में कोविड काल भी जोड़ कर दीजिए, जिस साल सबसे कम लगभग 82,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ी थी, उस पूरे टर्म के अंदर यानी उस पूरे 5 साल 19 से 24 के बीच 8,31,000 और दोनों को मर्ज कीजिएगा तो करीब 15 लाख को पार करती है। इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है। यानी महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि उन्होंने नागरिकता छोड़ा, उसकी कई और वजह हो सकती है, लेकिन फिर उठता है सवाल वही कि आखिर वो वजह क्या है। विकसित भारत की परिस्थिति जब इस दौर में लगातार बेहतर इकोनॉमी के साथ बता रही थी, उस इकोनॉमी के लिए सामने मिडिल के तौर पे कॉर्पोरेट ही है। तो ऐसे में कैबिनेट की जो कल बैठक होती है उसके भीतर कॉर्पोरेट के लिए जो हजारों करोड़ का रास्ता जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खोल दिया गया, 50,655 करोड़ का, दरअसल वो पहली किस्त इसलिए क्योंकि उसके भीतर कहीं ना कहीं अब रवानगी दिखने वाली है। वो रवानगी, यहीं पर एक और सवाल उठ जाता है कि क्या ऐसे में कॉर्पोरेट इस भारत देश को चला रहा है? क्या ये सच है? यानी जो चेहरा चुनाव जिता सकता था वो चुनाव नहीं जिता पा रहा है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है। इससे परेशान गृह मंत्रालय भी है कि उसके लिए क्या कोई राजनीतिक रास्ता कोई तलाश करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट के लिए सब कुछ इस दौर में खोल दीजिए, चाहे इस भारत देश के कोर सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ के भीतर ही क्यों ना हो। पिछले महीने की तुलना में इस महीने करीब 4% नीचे आ गया ग्रोथ रेट। तो फिर ऐसे में क्या ये मानकर चले कि एक नई परिस्थिति भारत देश के सामने आकर खड़ी हो चुकी है, जहां पर किस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय की राजनीति को छोड़ दीजिए, वर्तमान समय में अपनी पूरी साख को ही बनाए रखने के लिए आखिर किस डिजाइन के में अंदर जाना है। और उस पूरे डिजाइन की जो वजह है, जो लोग छोड़ रहे हैं, जो जाहिर सी बात है उसमें करोड़पति ही लोग ज्यादा होंगे। यानी ये कहे कि करोड़पति या फिर अरबपति ही हैं उसके भीतर। यदि वो 5 सवाल जो उसमें खड़ा कर रहे हो, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस भारत देश के भीतर आखिर इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। अगला सवाल कहते हैं कि इस भारत देश के भीतर में जो टैक्स
जितनी बड़ी संख्या में है, उस टैक्स को लेने के बाद उनको सवाई घाटे के अलावा कुछ नहीं होता है, कोई बेनिफिट होता नहीं है सिवाय टैक्स दर टैक्स देते चले जाइए। और इस भारत देश के भीतर में बिजनेस करने की संभावनाएं भी अब धीरे धीरे खत्म हो चली है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में 15 लाख लोग इन 2-3 बातों से जग गए। आखिर 2 वजह और इसके भीतर होती है कि आखिर विदेशों में अच्छी पढ़ाई होती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है, जो यहाँ पर नहीं होता है, जो कि पूरे विकसित भारत के ढांचे को ये 5 सवाल अपने आप में बहुत बारे महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, अपने आप में ढा देते हैं। और जाने वाले तबका ही, जाने वाले लोग ही उस इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव है, जिस इकोनॉमी को लेकर के 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यानी एक ही झटके में आपके सामने 4-5 ऐसे सवाल उठकर खड़े हो जाएंगे कि जो मौजूदा सत्ता को डराने लगेंगे क्या। इसीलिए गृह मंत्रालय इसीलिए इस दौर में सक्रिय हो गया, और इसीलिए राहुल गांधी को आधी रात के भीतर डर लगता है। और इसीलिए अब वो शरद पवार हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या जो सवाल दिल्ली की मौजूदा सत्ता को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के थी कि इनकी रिहाई होगी या फिर नहीं होगी, तो मान लीजिए कि नहीं होगी, दिल्ली चुनाव तक ये सारी चीजें चलती चली जाएगी, लेकिन रिहाई नहीं होगी, चाहे वो मनीष सिसोदिया को भी आप साथ जोड़ दीजिए। यानी ये कहे कि सियासत राजनीति अपने आप को मजबूत खुद को करने के लिए सियासी तौर तरीकों के आश्रय बीते 10 वर्षों के भीतर जो कुछ भी देश के भीतर होते रहा वो बखूबी चलते रहा। लेकिन ऐसे में अब सामने वालों को कहीं ना कहीं कमजोर करके अपनी कमजोरी को छिपाने की राजनीति का एक नया हथकंडा आपको कहीं ना कहीं आपके सामने लाना होगा। और जाहिर सी बात है यहीं पर वो सारे सवाल उठते हैं, और कॉर्पोरेट और पूंजी का पूरा नेक्सस जुड़ता है। और ये पूरे नेक्सस के भीतर इस दौर में मीडिया का भी कहीं ना कहीं सवाल जुड़ जाता है इस नेक्सस के भीतर, क्योंकि जो एक ही झटके में मौजूदा सरकार के साथ इसलिए भी खड़ी है क्योंकि बीते 10 सालों के भीतर उन्होंने जो कुछ भी मौजूदा सरकार के लिए किया, उनको ये पता है कि अब उस सरकार बदलने के बाद उनको कोई मान्यता मिलने वाली है नहीं। तो ऐसे में जो है, इसलिए ये सवाल काफी इस दौर में काफी महत्वपूर्ण और बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में बार बार राहुल गांधी के वो वक्तव्य हर किसी के जहन में होता है कि ईडी दफ्तर भी गए तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि मैं देखने आया हूं कि कौन अधिकारी है। उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के भीतर कहा कि सत्ता में आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यानी एक ऐसे मैसेज और एक ऐसे राजनीतिक टकराव की परिस्थितियों से निकल करके अब उन फाइलों की दिशा में आगे बढ़ चला है जहां पर मौजूदा इंडिया गठबंधन को तोड़ दिया जाए या फिर उनको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि आपने यदि इस दौर में सामान्य सी राजनीति की पूछताछ भर की राजनीति अगर किया तो इससे बात इस दौर में बनेगा नहीं, और कोई भी संदेश कोई भी मैसेज कैडर के भीतर जाएगा नहीं। और कैडर के भीतर, और कैडर का मतलब है जो मान को इस बात को चलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बने। तो इस दौर में किसी भी परिस्थिति के भीतर भारतीय कोई गवर्नेंस जो भी करे वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए इंडिया गठबंधन के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम राजनीतिक दल, तमाम छत्रक, वो अलग बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी में से कई लोग निकल करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर जाएंगे तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल वहां सत्ता है क्या, और यहाँ सवाल उस सोच क्या है जिस सोच और परसेप्शन को बीते 10 सालों के भीतर लगातार इस देश में बड़ा किया गया, और अब उस सोच और परसेप्शन के सहारे ही इस भारत देश के भीतर एक संकट पैदा हो गया कि वो खुद को बनाए रखने के लिए वो आखिर कौन से माध्यम को चुने, या फिर किस विचारों को वो आगे लेकर के जाए, या फिर किस फिलॉसफी या किस थ्योरी को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करे इस दौर में। तो ऐसे में सवाल उठता है क्योंकि सारी जांच एजेंसियां उसके पास है, पुलिस उसके पास है, सिक्योरिटीज उसके पास है, जैसे चाहे वैसे केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। यानी बीते 10 वर्षों के भीतर आप अगर ध्यान देंगे तो गांधी परिवार के करप्शन और गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग के ऊपर अटैक, यानी ये कहे कि 2013 से लेकर के 2024 की पूरी प्रक्रिया के भीतर कौन नहीं इस बात को मानता था 2013-14 के दौर में कि वडेरा जो है उन्होंने करप्शन नहीं किया होगा। कौन नहीं मानता था कि उस समय में जो करप्शन 2G का निकल करके आया था पूरे देश के सामने, या फिर कोयले का करप्शन आया था, उस दौर के कांग्रेस सरकार ने करप्शन नहीं किया होगा। कॉमनवेल्थ का मसला आया था या फिर आदर्श घोटाला था, कौन नहीं इस बात को मानता था। हर कोई मान रहे थे कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है, करप्शन तो हुई है, जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि इन 10 सालों के भीतर कोई कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ नहीं हुई, केवल पूछताछ के आगे बढ़ी नहीं, अदालत तक जाने की परिस्थिति के भीतर केंद्र सरकार सबको लेकर के आ ही नहीं पाई, क्योंकि क्या उनको ये बात पता था कि वह एक राजनीतिक परसेप्शन था उनका, और उनको उस रूप में खड़ा किया गया था क्योंकि जो मौजूदा समय में, मौजूदा वक्त में अब उस राजनीति को दोहराने के भीतर घाटा हो जाएगा।
तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि यानी पुराने 10 साल की पूरी राजनीति ही मौजूदा वक्त में ढह करके एक ही झटके में गिर गई है। और ऐसे में एक सवाल उठता है कि अब आप परिवारवाद का जिक्र कैसे करेंगे? परिवारवाद की फिलॉसफी तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आप समा गई है। आप तो आप करप्शन की भीतर कैसे बात करेंगे जब करप्शन की संस्थागत या फिर ये कहे कि उनको आप कहीं ना कहीं जो बल दिया है कॉर्पोरेट के आश्रय, तो उस पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश के भीतर ढहता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक के भीतर 50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान हो जाना, पैसों का ऐलान कर दिया जाना, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस भारत देश के किसी भी डेवलपमेंट को लेकर के, किसी भी इकोनॉमी को लेकर के। पूरी इकोनॉमी को ही कॉर्पोरेट के लिए चलाने लगे तो असमानता और गरीबी कितने व्यापक स्तर पर होगी देश के भीतर, अब इस बात को बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। सब कुछ सबके आंखों के सामने है, खुल करके सामने है। ऐसे में 2-3 बातें जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बातें होते हैं, जो आपके मन में जरूर सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस दौर में होगा क्या। तो फिर सबसे पहली बात ये होती है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख आखिर कैसे लौटे इस दौर में, और जो साख उनकी थी, और साख जब इस दौर में वो लौटेगी तभी वो कार्रवाई खुलेआम खुले तौर पर इंडिया गठबंधन या फिर कहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर के होगी, तभी क्या साख लौटेगी। ये सवाल दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं मौजूदा समय में परेशान कर रही है। अगला सवाल होता है क्या सच में इस भारत देश के भीतर अब ऐसी स्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा वक्त में कोई मुद्दा नहीं बची जिससे वो भविष्य की राजनीति कर सके, इसीलिए अब ऐसे ऐसे कदम उठाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए आ चुकी है जहां पर आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए, और उसके भीतर फिर एक सवाल होता है, वही फाइल होता है, वही लिस्ट होता है, वही दस्तावेज होता है, वही अधिकारी होते हैं, लेकिन सब कुछ अपने अनुकूल है, तो फिर रास्ता अपने अनुकूल करने के लिए आपको उस दिशा में कदम आगे बढ़ाना ही होगा, क्योंकि वही मुद्दा बन जाएगा भारत देश की राजनीति के भीतर। तो फिर ऐसे में अगला सवाल उठता है कि मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं ये जो सवाल परेशान कर रहा है, इस परेशानी का सबब ये होता है कि मौजूदा केंद्र सरकार के लिए कि अगर वो इस कदम की दिशा में आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के भीतर के जो विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां की जो जनता की भावनाओं जो शिवसेना और एनसीपी के टूटने के बाद यूं ही महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी से अलग हो गई है देश की महाराष्ट्र की जनता से, वो और ज्यादा अलग ना हो जाए, जिस रास्ते वो शरद पवार को ले जाना चाहते हैं या फिर जिस रास्ते उद्धव ठाकरे की परिवार के करीबियों को ले जाना चाहते हैं। तो फिर ये सारे सवाल, और दूसरी तरफ एक बात और कि हरियाणा के भीतर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नाम ईडी की फाइल में दर्ज है, उस पूरे फाइल के रास्ते चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई करने से क्या हुड्डा के अनुकूल स्थितियां हुड्डा के अनुकूल बन जाएंगे जब उनके बेटे यात्रा कर रहे हैं। यात्रा इसलिए भी कर रहे हैं कि वो एक मैसेज दे रहे हैं देश में आने वाले वक्त में हम ही को सामने रहना होगा। तो फिर ऐसे में अगर उनको सामने रहना होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। तो फिर ऐसे तीसरा संकट ये होता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा यदि इन पूरे कदमों के बाद अगर हार गए तो फिर ऐसे में क्या होगा। और चौथा अगला सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी रोबोट नहीं होती है साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर एक व्यक्ति के आश्रय राजनीति चलती तो है, लेकिन उसकी एक उम्र होती है, एक तय उम्र होती है। और क्या 2024 के भीतर 2013 की लहर जो बही थी पूरे देश में, क्या उसकी उम्र खत्म हो गई। अब एक नई परिस्थितियों के भीतर नए तरीके से, नए अंदाज में, नए चेहरे के आश्रय, नए पॉलिसी और नए नियम कायदों के अनुसार इस भारत देश की राजनीति को साधा जाना चाहिए। और उस दिशा में क्या भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात को अब सोचने लगे हैं, क्योंकि वो इस बात को मान करके चलते हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं, तो एक नंबर आज नहीं तो कल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए वो एक अनुकूल परिस्थिति तो बनानी ही होगी। और शायद इसीलिए इसके ठीक बराबर कॉर्पोरेट के भीतर भी एक ये कहे कि मशक्कत करी मशक्कत चले, उनको भी अब इस दौर में ऐसा लगने लगा कि किसी दूसरे चेहरे के आश्रय इस भारत देश की राजनीतिक बागडोर को बरकरार रखा जा सकता है, जो बीते 10 सालों से देश में चली आ रही थी। वो दूसरा चेहरे के पीछे क्या वो मौजूदा कॉर्पोरेट आकर के खड़ा हो चुका है। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इस दौर में है, जो कि दिल्ली की राजनीतिक गलियारों की गूंज है। और उस गूंज के साथ बड़ा सवाल तो ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो 2014 से इस भारत देश के भीतर में लोगों से जुड़े रहने के लिए इस देश में राजनीति साधते थे, इस बार लोगों से दूर होकर के वो कैसे राजनीति साधेंगे देश में, और क्या इस राजनीति का असर मंत्र जो है वो भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुट्ठी में है क्या। ये सारी बातें उनको परेशान कर रही है कहीं ना कहीं। बाकी इस प्रकरण में और आगे जो भी बातें होगी हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।